तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ऐसे प्रश्न हैं ये आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सीरीज़ हम आज तक आपके लिए लेकर के आए हैं। उसी प्रकार से आज हम फिर आपके लिए उसी प्रकार के प्रश्न लेकर के आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए हम आज का अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या A.K. अय्यर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A.K. अय्यर। A.K. अय्यर जी का पूरा नाम क्या था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और ये प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य थे। अब प्रारूप समिति के सदस्यों की टोटल संख्या थी 7 और जो प्रारूप समिति के मेन अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हीं के सदस्यों में N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, M. माधव, T.T. कृष्ण स्वामी, इसी प्रकार से 7 प्रारूप समिति के हमारे सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 32 में आर्टिकल नंबर 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। यह अधिकार हमारे मूल अधिकारों के प्रवर्तन कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार देता है। यानी कि हम अपने मूल अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को 5 प्रकार के रिट हम जारी कर सकते हैं इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। आपको बताना है कि जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसको आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, पटना स्थित संग्रहालय से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से या फिर गया स्थित बौद्ध विहार से। तो ये सब आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ पर जो हमारा अशोक स्तंभ है उसकी पूरा स्ट्रक्चर क्या है कि मूल स्तंभ पर शीर्ष पर एकदम ऊपर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठे हुए हैं और इसके नीचे चित्रवल्लरी में एक हाथी है। सिंह शीर्ष के नीचे स्थित पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है जो अशोक चक्र हमारे ध्वज में लिया गया है, जिसके दाईं ओर एक सांड और चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा, यानी कि दौड़ लगाने के लिए जब दौड़ लगाने के लिए चौकड़ी घोड़े बढ़ते वैसा घोड़ा, और एक सिंह की उभरी हुई आकृति है जिसके बीच में चक्र बना हुआ है। और यह संपूर्ण अशोक स्तंभ एक ही शिला पर यानी एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। तो हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? अब आपको बताना है कि जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसी के नीचे जो लाइन लिखी होती है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है?
मुंडकोपनिषद से, महाभारत से, रामायण से या फिर अर्थशास्त्र से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद से। और ये जो हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया सूत्र है सत्यमेव जयते, यह सारनाथ में जो स्थित हमारा अशोक स्तंभ है उसी के नीचे दिया गया है, उसी के नीचे लिखा गया है, जिसकी लिपि देवनागरी है। यह देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। और सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। तो आप लोग इसी तरह से स्टडी करते रहिए, आपकी भी विजय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की कितनी संख्या है? 3, 4, 2 या 1? हमने अभी आपको बताया कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, तो आप सभी इसका आंसर बहुत ही इजीली दे लेंगे। तो राष्ट्रीय प्रतीकों में सिंहों की कितनी संख्या होती है? 4, जो सभी एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठे हुए। और इन सिंहों का अर्थ यही होता है कि ये चारों दिशाओं की ओर देख रहे हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाओं की ओर देख रहे हैं, यानी कि चारों दिशाओं से देख करके निगरानी हो रही है हमारे देश की। इस तरह से ये स्तंभ से लिया गया। और इनका बैठने का अर्थ, इनके बैठने की जो दिशा होती है ये इसीलिए ऐसी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं, ठीक है। और इसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियां होती हैं, ठीक है। और जो हमारे इसमें राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को इसको मान्यता दी गई थी। किस समिति द्वारा? प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? ये क्वेश्चन आपसे बहुत सारे एग्जाम में पुटअप किया गया है और इसलिए हमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी पता होना चाहिए। तो 3:2, 2:3, 3:3 या फिर 2:2? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3:2। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है 3:2। और इसमें जो 3 पट्टियां होती हैं, केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की जो पट्टी होती है, इनकी भी एकदम एक समान लंबाई एवं चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था? हरिपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन या फिर इलाहाबाद अधिवेशन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। तो प्लीज हमारी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यदि आपको हमारे प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 दिसंबर 1911। तो 27 दिसंबर 1911 को हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार गाया गया था, ठीक है। और इस राष्ट्रीय गान को स्वीकृति कब मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। और गाया कब गया था? 27 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज में, भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई थी? देखिए,
आप अभी तक देखते आ रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था, आधिकारिक मान्यता कब प्राप्त हुई थी, और इसी तरह से हमने पूछा कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था। तो ये हमारे तिरंगे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं जिन्हें आपको अपने माइंड में फिट रखना है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और यह गान सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को अपनाया गया था और इनको आधिकारिक मान्यता 24 जनवरी 1950 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? जैसे हमने अभी आपको बताया इसके पहले के क्वेश्चन में कि कोलकाता अधिवेशन 1911 को राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशन द्वारा गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम आपके लिए बहुत ही कम समय में यह प्रश्नों की सीरीज लेकर आते हैं जिससे कि आपका समय भी ना वेस्ट हो और आपके डेली के कुछ क्वेश्चंस आपके रेडी होते रहें आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अब आप जैसे जानते हैं हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन, जिसके बारे में है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अभी तक कर रहे थे वो हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है। अब हमारे राष्ट्रीय गीत के बारे में, तो हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, ठीक है। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो अब आपको बताना है कि राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। बट 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। जब ये गाया गया था तब तो नहीं इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त हुआ था, बट 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक का अंश है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आनंद मठ, गीतांजलि, सत्यार्थ प्रकाश या फिर कामायनी। तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो किस पुस्तक से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ। इस गीत को आनंद मठ से लिया गया है। वास्तव में इसके संपूर्ण गीत पद में 5 पद हैं, लेकिन हम लोग जो इस राष्ट्रीय गीत का गायन करते हैं इसमें सिर्फ हम प्रथम पद को ही सिर्फ राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि जो हमारा आनंद मठ जो पुस्तक है उस आनंद मठ की पुस्तक में यह गीत संपूर्ण 5 पदों में है। इसके 5 पैरा है, लेकिन हम लोग सिर्फ 1 पैरा ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृत करके उसको गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? राष्ट्रीय पंचांग जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे कैलेंडर जिससे हम लोग डेट देखते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वह किस पंचांग पर आधारित है? विक्रम संवत, शक संवत, अशोक संवत या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक संवत। जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत पर आधारित है, जो कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ये हमारा हिंदू का जो पंचांग कैलेंडर होता है वो कुषाण शासक के द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। आप समझ सकते हैं यह बहुत ही प्राचीन है हमारा। तो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? चैत का। यानी कि अगर अपने जो चैत का महीना होता है यानी कि अप्रैल, तो वो हमारा हिंदू का नव वर्ष होता है। जिस दिन से नवरात्र प्रारंभ होते हैं वो हमारा हिंदू नव वर्ष कहलाता है। हम लोग जो न्यू ईयर मनाते हैं 1 जनवरी को, वो न्यू ईयर नहीं, वो तो अंग्रेजों का होता है, लेकिन हमारा
हिंदू के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार यह चैत के नवरात्र से हमारा न्यू ईयर्स प्रारंभ होता है, यानी कि वो हमारा शक संवत का पहला दिन माना जाता है। ठीक है, और चैत का पहला दिन, जो नवरात्र का पहला दिन होता है, उसी से काउंट किया जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकृत किया गया था। 22 मार्च 1997 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो आपने देखा कि हम आपके लिए 15 मिनट में आपको 15 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कराए, 1 मिनट 1 क्वेश्चन के लिए विद एक्सप्लेनेशन। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियो पर बने रहें और आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।